मध्य प्रदेश में अब गरीब भूखा नहीं रहेगा। प्रदेश में 100 जगहों पर 10 रुपए में मिलेगा खाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 नई दीनदयाल रसोई का उद्घाटन कर एक बार फिर गरीब से जुड़ने की कोशिश की है। गौरतलब है कि प्रदेश में दीनदयाल रसोई थी, जहां पर 5 रुपए में गरीबों को भरपेट खाना खिलाया जाता था। लेकिन साल 2018 में कांग्रेस की सरकार के आने के बाद दीनदयाल रसोई को बंद कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर बीजेपी सरकार के सत्ता में वापसी करने के बाद दीनदयाल रसोई योजना को व्यापक स्तर पर शुरू किया गया है। पूरे प्रदेश में अब 52 जिलों में रसोई के केंद्र बनेंगे। इसी के साथ 6 धार्मिक नगर मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, अमरकंटक, ओरछा और चित्रकूट में भी रसोई खोली जाएगी। रसोई खोलने के साथ ही आने वाले निकाय चुनाव के लिए भाजपा अपना पक्ष मजबूत कर रही है। गरीब को अपनी रोजी रोटी के इंतजाम के लिए, 2 समय के भोजन के लिए दिन भर जूझना पड़ता है। और इसलिए हमने तय किया कि जो दूर से आते हैं उनको अगर सस्ता भोजन मिल जाए और अच्छा भोजन मिल जाए तो 4 पैसे बच जाएंगे। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, ये दीनदयाल रसोई योजना दीनदयाल जी के नाम पर ही हमने प्रारंभ की। अब ये दीनदयाल रसोई आज 100 शुरू कर रहे हैं, अलग अलग 100 जगह, और जरूरत पड़ेगी तो और करेंगे। एक और भाजपा इसे जनता की भलाई से जोड़कर बता रही है और कांग्रेस निशाना साध रही है। वहीं कांग्रेस को इसमें कुछ और नजर आता है। अगर रसोई की व्यवस्था होती है, गरीब आदमी को सस्ते दाम पे पैसा उनको खाने को मिलता है, व्यवस्था की जाती है, तो उसका मैं विरोध नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि वो केवल सीमित समय तक ना हो। पता लगा ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, जैसे ही चुनाव चले गए वैसे ही रसोई चली गई। ये होता रहा है। अगर ऐसा होगा तो विरोध करना मजबूरी हो जाएगी। राजनीति में ऐसे दांव पेच वोट के लिए जरूरी है, तो वहीं गरीब आदमी के लिए रोटी कपड़ा मकान। अब देखना ये है कि पेट से वोट तक का ये दांव किसकी झोली में कितने वोट डाल पाता है। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, रोटी कपड़ा और मकान। तो रोटी की जो है व्यवस्था आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उन्होंने दीनदयाल रसोई को का शुभारंभ किया। उनका कहना है कि रोटी की चिंता तो कम से कम ना करे, उसमें तो पैसे बचे गरीबों के। आज विधानसभा में भी जब वो अपना भाषण दे रहे थे, राज्यपाल के जो अभिभाषण था उस पर उन्होंने जब अपना धन्यवाद ज्ञापन दिया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सरकार को मुहैया करानी चाहिए और ये सरकार का फर्ज बनता है। हालांकि कांग्रेस जाहिर तौर पे इसको जो है वोट से जोड़ रही है, क्योंकि आगे जो है नगरीय निकाय चुनाव है, पंचायत के चुनाव है। तो क्या इसके पीछे की राजनीति क्या है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं चौधरी राकेश सिंह जी, साथ में है वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर नवीन जोशी जी और आशीष अग्रवाल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहूंगी, नवीन जोशी जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, इतने साल के बाद भी हमें रोटी पहुंचानी पड़ रही है, रोटी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। अच्छी बात है, कम से कम सरकार संवेदनशील है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए मुक्ता जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार का काम ही जन कल्याण करना होता है, और यदि गरीबों को इस माध्यम से यदि रोटी मिल रही है तो इसमें बहुत ज्यादा राजनीति नहीं देखना चाहिए। कुछ भी करके जो दौर से हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से आज गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था करना बड़ा विषय है, और यदि इसकी योजना शुरू की है दीनदयाल रसोई योजना से मुख्यमंत्री जी ने, तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज्यादा राजनीति ढूंढने का विषय नहीं है। गरीबों को कुछ भी फायदा होता है उसमें सभी दलों को साथ आना चाहिए। और इस पर यदि टाइमिंग का सवाल जैसा उठाया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा, कि बेशक टाइमिंग होता है, लेकिन राजनीति में यदि गरीबों का लाभ हो रहा है तो उस लाभ पर किसी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह जी, क्या कहेंगे आप?
कांग्रेस ने इसको 2018 में इस ये जो योजना थी इसको बंद कर दी थी। देखिए, पहली बात तो यह कि दीनदयाल रसोई जो योजना थी ये कभी भी मध्य प्रदेश में घोषणा होने के बाद चली ही नहीं निरंतर। किसी भी आप शहर में देख लें, वहां पे कहीं भी ये योजना नहीं चली। थोड़े बहुत दिन चली, उद्घाटन किया गया और उसके बाद बंद हो गई। मैं ये मानता हूं, बिल्कुल सही बात है कि गरीबों के लिए ऐसी योजनाएं चलाना चाहिए, लेकिन उसके लिए नियत साफ होना चाहिए, दिल में कालिक नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि आप बजट में क्या कर रहे हो, कितना फंड कर रहे हो, आप लोकेशन आपने कहाँ किया हुआ है बजट में। अब ऐसे ही आप कर दें चुनाव नगरपालिका, जैसे अभी 22 इलेक्शन हुए तो उन्होंने एक्सप्रेसवे आएगा और ये हो जाए, नितिन गडकरी जी से वाइट करवा दी, लेकिन कहीं नहीं, नतीजा सिफर है। तो चुनाव की दृष्टि अगर किया जा रहा है तो मैं समझता हूँ बहुत हल्की सोच है और बहुत ही फौरी तौर पर की जा रही राजनीति है। अगर गरीबों के लिए योजना लाई जाती है तो उसके लिए फंड होना चाहिए, कल कोई योजनाएं बंद नहीं हो और उसको बृहद स्तर पर चलना चाहिए, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो है ये एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ये तो बताइए ना, ये तो कांग्रेस ने ही तो इस योजना को रोका था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कांग्रेस ने योजना को रोका नहीं था। चूंकि इसके लिए जब माननीय शिवराज सिंह जी ने इस घोषणा को किया था तो इन्होंने कोई भी फंड, कोई भी नॉर्म्स तय नहीं किए थे। इन्होंने ये कहा था कि वहीं लोकल स्तर पर चंदा वसूल करके और आप दीनदयाल रसोई चलाइए। अब मंत्रियों की रसोइया चले बड़े पैसे से, सरकारी खर्चे से, और गरीबों की दीनदयाल योजना चले चंदे से, तो इस पर विचार आत्ममंथन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सरकार को। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ आशीष अग्रवाल जी, क्या कहेंगे आप? आज जो है दीनदयाल रसोई का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने, कम पैसे में जो है गरीबों को अच्छा खाना मिलेगा। कांग्रेस ने इस योजना को बंद कर दिया था, एक बार फिर जो है बीजेपी की सरकार ने शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया है। हालांकि इसको जो है टाइमिंग को जो है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का यह भी मानना है कि बजट एलोकेशन नहीं है इसका। देखिए, कांग्रेसी तो हमेशा अपना दोष दूसरों पे देते आए हैं। सबसे पहले जब सरकार थी तो ये एक ही रोना रोते थे कि खजाना खाली है, न जाने कौन सा अली बाबा 40 चोर के खजाने की इन्हें तरह। और जब से सरकार 23 मार्च को शिवराज सिंह जी चौहान ने संभाली है, पैसा ही पैसा है। संबल योजना इन्होंने बंद कर दी, चालू हो गई। उसके बाद जितनी भी विकास की योजनाएं थी जो बंद पड़ी थी वो प्रारंभ हो गई। गरीबों के, किसान के खाते में 65,000 करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से पहुंच गया। और ये जो इन्होंने गरीब का निवाला भी छीनने का काम किया था, दीनदयाल रसोई योजना को बंद करके, आज तो वो भी प्रारंभ हो गया। अब मुझे लगता नहीं है कि इनके पास कोई जवाब होगा, मीन में कि भले ही निकालते रहे, परंतु जनता ने इनको जब अवसर दिया, 15 माह में जो वादा खिलाफ और भ्रष्टाचार इन्होंने किया, उसकी तासीर मेरे ख्याल से बड़े लंबे समय तक याद रखी जाएगी। कांग्रेसियों को मुझे ऐसा लगता है कि अब आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्यों जब इनकी सरकार थी तो जितनी भी जन सरोकार की योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया था, और शिवराज सिंह जी के समय आते ही वो सब के सब प्रारंभ हो चुकी है। जी बिल्कुल, यही तो कहा चौधरी राकेश सिंह ने कि बजट एलोकेशन नहीं है। कहा गया है कि दीनदयाल जो रसोई योजना जब इन लोगों ने बंद की थी 2018 में, कांग्रेस की सरकार ने इसलिए करी थी कि बजट एलोकेशन नहीं थे, कोई नॉर्म्स नहीं थे, कोई भी सिस्टम नहीं था, रूल्स नहीं था, और ये कहा गया था कि चंदा इकट्ठा करके रसोई चलाई जाए। देखिए, बजट एलोकेशन की चौधरी राकेश सिंह जी बात जरूर कर रहे हैं, परंतु बजट एलोकेशन तो उस किसान के ऋण माफी का भी नहीं था जिसको ये सर्टिफिकेट बांटते रहे फर्जी। दूसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो उस समय दीनदयाल रसोई योजना चालू हो जाती है। वहां पे गरीबों को, बेसहाराओं को, वंचितों को, शोषितों को भोजन मिलने लगता है, और जैसे ही इनकी सरकार आ जाती है तो रोना रोने लगते हैं। तीसरी बात, चौधरी राकेश सिंह जी को मुझे ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। एक बजट वो था जो इनके वित्त मंत्री ने पेश किया था, और एक बजट वो है जो इस प्रदेश का संवेदनशील मुखिया, किसान का पुत्र पेश करेगा, जिसमें सारी योजनाओं के लिए बजट का आवंटन भी होगा। और बजट का आवंटन नहीं होगा तो कम से कम वो मन में एक विश्वास की भावना जरूर होगी कि ये योजना हमें चलानी है और चलेगी। कहते हैं कि जब चलाने वाला धर्मात्मा होता है ना, तो परमात्मा भी मदद करने लगता है। तो यही शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार है।
जी बिल्कुल। डॉक्टर नवीन जोशी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, दोनों नेताओं को सुना आपने, तर्क, दोनों के तर्क सुने, क्या कहेंगे आप? जी, मैंने चौधरी राकेश सिंह जी को भी सुना है और अजय आशीष जी को भी सुन रहा था। उनके दोनों के तर्क में एक बात तो ये निकल करके आती है कि गरीबों की योजना के लिए दोनों का मत एक है। सवाल है बजट को लेकर के, तो बजट का प्रावधान जो होता है वो सरकार में जो रहता है उसको करना चाहिए और वो करते ही हैं। पहले के जिस 2.5 लाख किसानों के कर्ज माफी का जो बात हुई है उसमें फर्जी लोगों को, किसानों को ऋण बट गया, उसका भी मुद्दा उठा। ऐसा नहीं है कि वो बजट के प्रावधान को लेकर के इस तरह का जो मुद्दे आए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जब अभी दीनदयाल रसोई योजना की शुरुआत हुई है तो इसको उस तरीके से चलाना चाहिए जिसमें कहीं कोई इस तरह का वो ना हो जिस तरह की बातें की जा रही है। जैसा अभी कांग्रेस के वो बता रहे थे कि टाइमिंग को लेकर के कि केवल कुछ समय के लिए चलाई जाएगी, ऐसा नहीं है। दीनदयाल रसोई योजना को लंबे समय चलाना चाहिए और चलेगी, क्योंकि जो मंशा है, मुख्यमंत्री जी की मंशा इससे स्पष्ट होती है कि उन्होंने इसके लिए अलग से बजट में भी जो बजट पेश होगा इसमें इसका प्रावधान होगा। जी बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, चौधरी राकेश सिंह जी, डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप तीनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, शार्प एट 7 में हम जल्दी हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं पेट से वोट तक, जिस तरह से दीनदयाल रसोई योजना का आज शुभारंभ किया गया है। देखिए चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, उपचुनाव हुए थे अभी, उस समय भी आप लोगों ने ये बार बार कहा था, ये बार बार उठ रहा था, कांग्रेस का ये आरोप था कि घोषणाएं हो रही हैं और वो जो है केवल कागजों पे हैं, फील्ड पे नहीं है, और केवल वोट्स के लिए है, चुनाव तक के लिए है। और अब जब बात हो रही है कि अब नगरीय निकाय चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव है, तो इस तरह के जितने भी घोषणाएं अब हो रही हैं, इस तरह की चीजें हो रही, उनको वोट से कनेक्ट किया जा रहा है। नहीं, वोट से इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है कि पहले की जो घोषणाएं थी, मैं तो डिबेट पे बैठा करता था उपचुनाव के समय जी, जब मैं बता रहा हूं कि 2 योजनाएं लागू की थी आज से 6 साल पहले शिवराज सिंह जी ने, एक नर्मदा एक्सप्रेसवे बनाने का और एक चंबल एक्सप्रेसवे बनाने का। अब वो वहीं का वहीं रह गया। जब उपचुनाव आया तब बिल्कुल ऐसे लग गए कि बिल्कुल ये कल ही शिलान्यास हो रहा है, काम चालू हो जाएगा। मैंने कहा ये संभव नहीं है, जब तक लैंड एक्विजिशन नहीं होगा, जब तक सरकार पे धन नहीं होगा, तब तक ये काम आगे नहीं बढ़ सकता है। और मुझे ये कहना पड़ रहा है अफसोस के साथ कि चुनाव हो गया, सब हो गया, उसके बाद भी वो एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में केंद्र का बजट भी आ गया, मैंने देखा कि उसमें भी 2 पैसे नहीं दिए चंबल एक्सप्रेसवे के बारे में। तो ये जो कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी अगर नीयत अच्छी है तो बेशक स्वागत करता हूँ मैं गरीबों के लिए, अगर ये थाली चलाएंगे। लेकिन चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव हैं, उस समय अगर कर रहे हैं, तो जब तक आप बजट पैसा नहीं बताओगे, जब तक आप जिम्मेदारी नहीं दोगे, तब तक मैं कैसे मानूं कि ऐसी योजनाएं आपकी कारगर साबित होंगी। मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी का भी बहुत कुछ कह गए और इतना बड़ा भ्रष्टाचार ये वो, मैं कभी ऐसी हल्की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता हूं। लेकिन मेरे एक मित्र हुआ करते थे लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो मेरे ख्याल से भ्रष्टाचार में जेल में गए होंगे। एक बंगारू लक्ष्मण जी को मैं देखा करता था, एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष थे, वो रिश्वत लेते हुए गए। अभी हमने देखा है इरिगेशन में अभी भी टेंडर घोटाले की जांच चल रही है, अभी बंद होना शुरू हुए हैं कुछ लोग।
ऐसी हल्की बातें नहीं करना चाहिए। मूल बात यह है कि अगर आप गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था कर रहे हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन फिर कह रहा हूं कि नियत आपकी साफ हो, एलोकेशन हो, पैसा दिखे और कार्रवाई दिखे। ऐसा नहीं हो कि आप लोगों के जुम्मे छोड़ दें कि आप चंदे से चलाइए, आप ये करिए। मैं इस बात को मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ, आपने जैसा अभी जो सवाल उठाया चंबल एक्सप्रेस वे पे जो है वो जिसका शिलान्यास हुआ था उपचुनाव के समय भी हम लोगों ने भी देखा था। आशीष अग्रवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले भ्रष्ट को भ्रष्ट कहना अगर हल्की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि देश को हल्की बात जरूर करनी चाहिए। वैसे सी फॉर कांग्रेस और सी फॉर करप्शन ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची बन गई हैं, और कांग्रेसियों ने जितने घोटाले किए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फालतू आपके दर्शकों का समय खराब नहीं करूंगा, नहीं तो ए से लेके जेड तक की लिस्ट है। और इसका उचित प्रमाण ये है कि जिस पार्टी में वर्तमान में आदरणीय राकेश सिंह चौधरी जी हैं, उसके जो प्रथम पुरुष और प्रथम महिला हैं, दोनों के दोनों जमानत पे रिहा हैं और दोनों के दोनों ईडी को फेस करते हैं। तीसरी बात, हम कोई भी योजना लाएंगे, भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं करती है, अपनी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए और अपनी जो मूल हमारी जो भावना है अंत्योदय की, उसको साकार करने के लिए। अब चुनाव तो आते जाते रहते हैं, अब कांग्रेसियों को हमेशा हर योजनाओं को चुनाव से जोड़ने की आदत लग गई है, तो मुझे वो दोहा याद आता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तीसरी बात, जहां तक हमारी पूर्ववर्ती योजनाओं की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी हम 28 उपचुनावों के रिजल्ट को देखते हुए आए हैं और जनता इस लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है, और उसमें जब हमें 2/3 सीटों पे जीत हासिल हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि राकेश चौधरी जी को भी उसका सम्मान करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया है वो कम से कम इनकी अपेक्षा तो और अधिकता से पूरा किया है, नहीं तो जनता हमें इतना बेहिसाब आशीर्वाद नहीं देती। जी। तीसरी बात चंबल एक्सप्रेसवे की, तो आदरणीय राकेश सिंह जी उसी क्षेत्र से आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बड़े जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। वो क्यों नहीं जाते हैं किसी सरकारी कार्यालय में, वो क्यों नहीं जानकारी निकालते, और नहीं है तो वे आंदोलन करें। मैं वैसे इनके लिए जानकारी के लिए बता दूं, चंबल एक्सप्रेसवे अपनी प्रक्रिया में आगे बढ़ चुका है और जो मीन में कांग्रेसियों को अभी निकालने की आदत है, बहुत जल्दी चंबल एक्सप्रेसवे आगे बढ़ेगा और इस क्षेत्र के साथ जो इनके नेताओं ने दुर्व्यवहार किया था, सौतेलापन किया था, अब भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह जी के नेतृत्व की सरकार में ये सौतेलापन अब नहीं चलेगा। इस क्षेत्र को दोनों हाथों से योजनाएं भी दी जाएंगी और समर्थन भी मिलेगा। नहीं, लेकिन चौधरी राकेश सिंह की एक बात आपने अगर ध्यान दिया हो तो उन्होंने कहा कि सेंटर का जो बजट आया उसमें ये चंबल एक्सप्रेस वे के लिए बजट एलोकेशन नहीं है, उन्होंने ये कहा। मैं वंस अगेन इसको सिलेक्टिव अप्रोच देखता हूं। ये जो चंबल एक्सप्रेसवे है वो माननीय गडकरी जी उसको रिकॉर्ड टाइम में खत्म करने की पहले ही घोषणा कर चुके हैं, और अगर किसी एक मंत्री की सर्वाधिक क्रेडिबिलिटी है उसमें नितिन गडकरी जी आते हैं। और अगर जब हम एनएच की तरफ से जो आवंटन होंगे और जो दूसरी प्रक्रियाओं को देखेंगे तो पाएंगे कि चंबल एक्सप्रेसवे हमारी प्राथमिकताओं में है और बहुत जल्दी आपको चंबल एक्सप्रेसवे मूर्त रूप में आता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नवीन जोशी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए घोषणावीर का आरोप तो कई बार लगा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे, अक्सर लगता रहता है, कांग्रेस तो अक्सर लगाती है। एक बार तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था जिसमें उनकी सारी घोषणाओं के लिस्ट थे और कितने उसमें एक्चुअल में वो हो पाए, कि कितने कागज में थे, इस तरह की चीजें। आप क्या देख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए मैडम, ये यदि घोषणा होती तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके लिए उन्होंने एक मुश्त सहायता के लिए 13 करोड़ 36 लाख रुपए स्वीकृत किए, फिर 15 करोड़ 84 लाख का आवर्ती व्यय बजट किया। तो मैं जो अभी मेरे विद्वान साथी बोल रहे थे कि इसके लिए कहीं बजट का कोई प्रावधान नहीं है, वो कर चुके हैं। और ये दूसरा चरण है, पहले चरण में वो 1 करोड़ 42 लाख लोगों को भोजन कराया, ये सेकंड पार्ट में शुरू हुआ है ये स्कीम। जी हाँ, आज सेकंड पार्ट था। जी हाँ, पहले चरण में मतलब इसको आप यदि गौर करेंगे तो उन्होंने बजट का पर्याप्त प्रावधान किया, और उस समय कोई नगरीय निकाय चुनाव की स्थिति भी नहीं थी जब पहला चरण शुरू किया था। तो सवाल ये है कि उनकी यदि अच्छी है और वो कर रहे हैं तो ये घोषणा नहीं बनी रहेगी। आपको ध्यान होगा जब पहले बिजली बिल की एक योजना कांग्रेस के शासन में शुरू हुई थी, वो अधूरी रह गई थी और वो खत्म हो गई थी। गरीब के लाभ के लिए कोई योजना कांग्रेस लाती है या भाजपा लाती है, शासन जिसका भी हो, यदि कल्याण के लिए लाई जा रही है और उसके प्रति बजट का भी प्रावधान है, नियत भी साफ है,
तो किसी को में राजनीतिक नहीं ढूंढना चाहिए। राजनीति ढूंढने से उसका उद्देश्य भी असफल होता है, राजनीतिक दल पर भी आक्षेप लगते हैं। तो घोषणावीर की जो शुरुआत की गई थी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के लिए, हालांकि उनकी घोषणाएं काफी रही हैं। हाँ। वो होता यही है कि पूरी घोषणाएं पूरी नहीं हो पाती सभी घोषणाएं, लेकिन फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी के संवेदनशील मुख्यमंत्री के रूप में गिने जाते हैं। उनकी योजनाओं का ज्यादातर लाभ गरीबों के लिए होता है, और दीनदयाल ये रसोई योजना तो शुद्ध रूप से गरीबों के लिए बनाई गई है। जी बिल्कुल। जी चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए अभी डॉक्टर नवीन जोशी ने जो है बजट एलोकेशन के बारे में भी बता दिया, ये दूसरा चरण है, पहले चरण में कितने करोड़ लोगों को खाना भी खिला दिया गया? मुझे तो इस बात पे भी वो लग रहा है नवीन जोशी जी की कि 13 करोड़ में मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों को भोजन करा दिए, और कितने महीने करा दिए, कितने दिन करा दिया, ये विचार करना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान बेचारे इनकी घोषणाओं के मारे घूम रहे हैं, उनको ये नियमित नहीं कर पा रहे अतिथि विद्वानों को, और जितने भी अतिथि शिक्षक हैं वो घूम रहे हैं। इनकी घोषणाएं बिल्कुल घोषणाएं हैं, इनको चाहिए बजट सेशन चल रहा है, अभी घोषणा करें ये अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण की, क्योंकि इनके पास धन नहीं है, और कह के हजारों घोषणाएं ऐसी कर चुके, मैं बता रहा हूँ ना। उन्होंने कहा चंबल पर डैम बनेगा साहब, बरई पे, आप मंत्री जी देखिए जाके कहाँ पे बनेगा। गोहद में उतरे पहाड़ पर, उन्होंने कहा यहाँ पे पूरा वो बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया, और नरेंद्र तोमर जी साथ में थे हेलीकॉप्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो मैं तो जीवन में देख रहा हूँ कि ये कहने के बाद क्या करते हैं। हमारे विद्वान साथी ने तो चंबल एक्सप्रेसवे को बता ही दिया कि उस पर आई गया लाइन पे, जबकि मुझे पूरे पेपर्स मालूम है, पूरी जानकारी है। अभी उसकी जमीन का एक्विजिशन का काम भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास धन नहीं है। तो मैं उस बात का स्वागत करता हूँ, अगर गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करें, पैसे की व्यवस्था हो, व्यवस्था अच्छी हो, क्योंकि पहले जिस तरीके से चलाई गई थी मुझे भिंड में मालूम है कि चंदा इकट्ठा करके लोगों से पैसे लेके तब चलाई गई थी भिंड में, और कुछ दिनों चल पाई थी, महीने 1.5 महीने, उसके बाद बंद हो गई, वो थाली सिस्टम नहीं चली। अगर फिर गरीबों के लिए चला रहे हैं तो मैं स्वागत करूंगा, और चुनाव के लिए चला रहे हैं तो मैं फिर कहूंगा ये तो ऐसे ही पहला फुसला के वोट लेने का काम करते हैं, और वोट लेके निकल लिए तो फिर कुछ नहीं देखते पीछे की तरफ। चलिए आशीष अग्रवाल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, बहला फुसला के वोट ले लिए, जनता क्या इतनी है, इतनी मतलब हर घोषणा से क्या इतनी प्रभावित हो जाती है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जब अंगूर मिलते नहीं है तो खट्टे हो जाते हैं। जनता की बुद्धिमत्ता को मुझे लगता है कि इतना चैलेंज नहीं करना चाहिए कि जनता 15 साल के बाद भी, 3 शासन देखने के बाद भी, बिना किसी चीज को देखते हुए शिवराज सिंह जी के चेहरे पे और मुहरे पे वोट करती है। और इन 15 माह की जो कुशासन की जो काली सरकार थी, जो वादा खिलाफी के लिए जानी जाती है, उसके बाद फिर आपको 2/3 सीटों से क्यों जनता ने हराया, तो स्पष्ट है। परंतु आप स्वीकारेंगे नहीं, आप नहीं स्वीकारेंगे, कोई बात नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती जाएगी। मैं कहता हूं कि देखिए आदरणीय राकेश चौधरी जी वर्तमान में विपक्ष में है, और विपक्ष अंधी सरकार की आंखें होती है, तो ये नगरीय निकाय भी कभी ना कभी समाप्त होंगे, और अगर उसके बाद अगर इन्हें ऐसा लगता है कि योजना रुकी है तो क्यों नहीं एक सशक्त विपक्ष के रूप में धरना दें उस जगह पे, उस जगह जाके आपको भी मीडिया के मित्रों को बताएं। परंतु ये बता नहीं पाएंगे क्योंकि इनको मालूम है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। परंतु अब जनहितैषी और जितनी भी जन सरोकार की योजनाएं जो इनकी सरकार में बंद कर दी गई थी, उनको चालू होते हुए देख के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ कहने को इन लोगों के पास बचा नहीं है। अब इस तरह की कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें करके मुझे लगता है कन्नी काटना ही ठीक है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि शुक्र है ईश्वर का जो 23 मार्च के बाद शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार दी, जिसमें सभी लोगों का, शोषितों का, वंचितों की चिंता की जा रही है और जनता के लिए उचित योजनाओं का प्रबंध किया जा रहा है। जी चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए नगरीय निकाय चुनाव है, उससे पहले जो है कांग्रेस ने जाके बैलेट पेपर से चुनाव करने की मांग कर डाली, जबकि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब, ये भी क्या है, पहले से ही आप लोग हार मान रहे हैं? जी नहीं, हार नहीं मान रहे हैं, और पूरा देश देख रहा है कि जो ईवीएम से वोटिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है। अमित शाह हिंदुस्तान का गृह मंत्री आके खजुराहो में ये कहता है कि 4 लाख वोट से बीडी शर्मा जीतेंगे। तो मैं इनके पांडित्य कार्य को मानूं कि ईवीएम को मानूं, सेटिंग को?
वो अमित शाह जी जो पूरे तरीके से नहा के निकले हैं जुडिशरी में जाके, और पूरे जो उन्होंने किया है वो एक फोटो में देखता हूँ उनके वो हथकड़ियों को छुपाए हुए हैं। लेकिन इतने बड़े प्रकांड विद्वान हो गए कि उन्होंने ये कहा कि 4 लाख के ऊपर से जीतेंगे वीडी शर्मा जी। वाह, 4 लाख के ऊपर से जीते, तो इनके तो पहले से ही प्लान है। और दक्षिणपंथी मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में जहाँ जहाँ इनकी सरकार रहती है, इनसे सरकारें छुड़ाना जनता के बस की बात नहीं रहती। जनता को इतने किसान धरने पे बैठे हुए, आप बताइए किसी के जू रेंग रही है? इतना प्रवचन दे दिया जिन्हें अग्रवाल जी ने, इनको वो जनता नहीं दिख रही है? एक तरीके से पूरे अपने उसमें मस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मस्त है अपने, शिवराज सिंह चौहान, इनको कोई पूछ नहीं रहा। केंद्र सरकार में किसानों के लिए जो बिल लेके आए उसमें शिवराज सिंह जी से एक सुझाव नहीं पूछा गया। मैंने कहा कमल पटेल को कि तुमसे पूछा गया हो, तुम कृषि मंत्री हो तो वो पेपर पब्लिश कर दो। शिवराज सिंह जी से पूछा गया, आपको कोई पूछा गया हो तो पब्लिश कर दो। 8 करोड़ जनता का मध्य प्रदेश का अपमान करने वाली ऐसी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के ही हो सकते हैं। जी बिल्कुल। आशीष अग्रवाल जी, चौधरी राकेश सिंह जी और डॉक्टर नवीन जोशी जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी है, हमें डिस्कशन को यहीं पे विराम देना पड़ेगा। आप तीनों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे कैसे जो है रोटी से वोट तक है, लेकिन इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। अगर गरीबों को खाना सरकार मुहैया करा रही है तो वो एक अच्छा कदम है, उसको हमें कहीं ना कहीं राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। तो शार्प एट 7 में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।